आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कल रविवार को दावा किया कि बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने वाले कुछ राजनीतिक दल विपक्षी गठबंधन इंडिया के संपर्क में हैं। बता दें कि पिछले महीने दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई थी, जिसमें 38 दलों ने हिस्सा लिया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आलोक शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने वाले 38 दलों में से कम 4 से 5 राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। उनमें से कुछ की बहुत जल्द विपक्षी गुट इंडिया में शामिल होने की उम्मीद है, जबकि कुछ 2024 चुनाव से पहले शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कल रविवार 27 अगस्त को कहा था कि मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की आगामी बैठक के दौरान कुछ और राजनीतिक दलों के इसमें शामिल होने की संभावना है। हालांकि उन्होंने इंडिया से जुड़ने वाले संभावित दलों के नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि बैठक के दौरान सीट बंटवारे जैसे चुनाव संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि हम मुंबई में आगामी बैठक के दौरान अगले साल होने वाले आम चुनाव को लेकर इंडिया की रणनीति पर चर्चा करेंगे। सीट बंटवारे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कई अन्य एजेंडों को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ और राजनीतिक दल भी हमारे गठबंधन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एकजुट करना चाहता हूं। मैं इस दिशा में काम कर रहा हूं। मुझे अपने लिए कोई इच्छा नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस पर जमकर निशाना साधा और साथ ही कांग्रेस और ओवैसी की एआईएमआईएम को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस बार यहां बीजेपी सत्ता में आएगी। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस 4G पार्टी है, जिसका मतलब है 4 पीढ़ी की पार्टी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी। बीआरएस 2G पार्टी है, जिसका मतलब है 2 पीढ़ी की पार्टी, केसीआर और बाद में केटीआर। और ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी है, 3 पीढ़ियों से चल रही है। उन्होंने दावा किया कि इस बार राज्य में ना तो 2G आएगी, ना 3G और ना ही 4G आएगी। इस बार यहाँ बीजेपी की सरकार आएगी और इस बार यहाँ कमल की बारी है। शाह ने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना मुक्ति संग्राम के लोगों के सपनों को ओवैसी के साथ बैठकर चूर-चूर करने का काम किया है। केसीआर अब आने वाले दिनों में सीएम नहीं रहेंगे। इस बार प्रदेश में बीजेपी का सीएम बनेगा। गृह मंत्री ने बीआरएस पर तंज कसते हुए आगे कहा कि केसीआर की पार्टी का चुनाव चिन्ह कार है। वह कार भद्राचलम तक जाती है, लेकिन वह राम मंदिर तक नहीं जाती, क्योंकि उस कार का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास कथित अवैध निर्माण को गिराने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज 28 अगस्त सोमवार को सुनवाई करेगा। बता दें कि अवैध निर्माण को हटाने के लिए अभियान चलाया गया था, जिसके खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई। वहीं 16 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रेलवे अधिकारियों के ध्वस्तीकरण अभियान पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी थी। यह अभियान कथित रूप से अवैध निर्माण को हटाने के लिए चलाया गया था। जिला प्रशासन और पुलिस के साथ रेलवे की एक टीम ने यह अभियान चलाया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता याकूब शाह की याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसके बाद यह मामला 25 अगस्त को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन अदालत ने अंतरिम आदेश में उल्लेखित अवधि का विस्तार करने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा था कि मामले को 28 अगस्त को सूचीबद्ध करें। अंतरिम आदेश का कोई और विस्तार नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के दत्तपुकुर में कल रविवार 27 अगस्त को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस मामले को लेकर एनआईए जांच की मांग करते हुए पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। सुकांत मजूमदार ने लिखा कि मैं आपको पश्चिम बंगाल के दत्तपुकुर में हाल ही में हुई विस्फोटकों की घटनाओं के बारे में गहरी चिंता और भारी मन से लिख रहा हूं। इन घटनाओं से जान माल का भारी नुकसान हुआ है और यह जरूरी है कि इन दुखद घटनाओं के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए गहन और निष्पक्ष जांच की जाए। उन्होंने आगे लिखा कि दत्तपुकुर में स्थानीय निवासियों ने बताया है कि रविवार के विस्फोट में कम से कम 6 से 7 लोगों की जान चली गई और मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। इन घटनाओं की भयावहता बेहद चिंताजनक है। इसमें शामिल किसी भी संभावित आपराधिक तत्व को निर्धारित करने के लिए एक व्यापक जांच की आवश्यकता है। एनआईए जांच की मांग करते हुए उन्होंने लिखा, स्थानीय निवासियों ने इन अवैध कारखानों के बारे में कई बार पुलिस को शिकायत दी है, फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपसे एनआईए को इन विस्फोटों की गहन और निष्पक्ष जांच करने का निर्देश देने का आग्रह करता हूं। इसमें किसी भी आतंकी संबंधित गतिविधियों की संभावना सहित सभी पहलुओं को शामिल किया जाए।
हरियाणा के नूंह में हिंदू संगठन ने एक बार फिर आज 28 अगस्त सोमवार को शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से शोभा यात्रा निकालने के लिए साफ इनकार कर दिया गया और इसके बाद से पूरा प्रशासन अलर्ट पर है। इसके साथ ही किसी भी सूरत में यह शोभा यात्रा ना निकले, इसके लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। मामले को लेकर नूंह के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि इलाके में हर हाल में अमन शांति को कायम रखा जाएगा। वहीं शोभा यात्रा के ऐलान के मद्देनजर नूंह में इंटरनेट सेवाएं 29 अगस्त रात 12 बजे तक के लिए बंद कर दी गईं। साथ ही धीरेन्द्र खड़गटा की तरफ से जिले में धारा 144 लागू करने का ऐलान भी कर दिया गया। गौरतलब है कि हरियाणा के नूंह में पिछले महीने 31 जुलाई को हिंदू संगठनों की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई थी और इस दौरान हुई सांप्रदायिक झड़प की वजह से जिले में हिंसा भड़क गई। इस हिंसक झड़प में 2 होमगार्ड के जवान समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। हरियाणा के नूंह में हिंदू संगठनों द्वारा एक बार फिर शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किए जाने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महीने की शुरुआत में नूंह में जिस तरह की घटना हुई उसे देखते हुए सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि इलाके में कानून व्यवस्था बनी रहे। हमारी पुलिस और प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि लोग ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकालने की बजाय पास के मंदिरों में जाएं और पूजा करें। सीएम खट्टर ने कहा कि यात्रा की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन लोग जा सकते हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना कर सकते हैं क्योंकि यह सावन का महीना है। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि शांति और सद्भाव के साथ सर्व हिंदू समाज मेवात के लोग नूंह में ही यात्रा निकालेंगे। मेवात के 4-5 मंदिरों में जलाभिषेक होगा। हमने परमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया, न करना चाहिए। यह देश धार्मिक यात्राओं का देश है। उन्होंने कहा कि जब हमने परमिशन मांगी ही नहीं तो खट्टर साहब को परमिशन ना देने का कोई मतलब नहीं है। बंसल ने आगे कहा कि प्रशासन भी सच्चे और अच्छे लोगों के साथ खड़ा हो। अगर प्रशासन को करना है तो आतताइयों पर रोक लगाए। भोले शंकर की यात्रा शांतिपूर्वक होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कल रविवार 27 अगस्त को पुलवामा जिले में अपनी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में सत्ता में आती है तो वह बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे से निपटने के लिए टूरिज्म सेक्टर को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को पर्यटन स्थलों पर होटल व्यवसायी, रेस्टोरेंट और अन्य सेवा देने वाला बनना चाहिए। होने वाला स्थानीय होना चाहिए और मजदूर भी स्थानीय होना चाहिए। युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे जिले में जाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। सब अपने जिले में रोजगार पैदा करेंगे और एक दूसरे के जिले में जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। आजाद ने कहा कि यहाँ विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए 2 मुख्य चीजों की जरूरत है, सड़क कनेक्टिविटी और बिजली। चाहे वह शादी मर्ग हो या गुलशन मर्ग, हमें इसे गुलमर्ग जैसा बनाना होगा ताकि दुनिया भर से लोग आएं। हमारे फलों के परिवहन के लिए रामबन से बनिहाल तक का रास्ता एक समस्या बन गया है। 20 किलोमीटर का यह हिस्सा साल में लगभग 6 महीने बंद रहता है, जिसके कारण हमारा फल काजीगुंड तक पहुंच जाता है और वहीं सड़ जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने के बाद वह भूस्खलन के कारण रामबन और बनिहाल के बीच राजमार्ग नाकेबंदी की समस्या का समाधान करेंगे। गौरतलब है कि गुलाम नबी आजाद ने बीते साल कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नाम से अपने नए राजनीतिक दल का गठन किया था। हरियाणा के नूंह जिले में रोल्स रॉयस कार और तेल टैंकर की टक्कर में घायल हुए कुबेर ग्रुप के निदेशक विकास मालू को पुलिस ने नोटिस भेजा है और उनसे जांच में सहयोग करने को कहा है। आज तक के अनुसार पुलिस ने धारा 279 रैश ड्राइविंग, 337 तेज और लापरवाही से चोट पहुंचाना और 304 गैर इरादतन हत्या के तहत दर्ज एफआईआर के संबंध में नोटिस भेजा है। दरअसल ये दुर्घटना मंगलवार 22 अगस्त को हरियाणा के उमरी गांव में दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस वे पर हुई थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल रविवार को बताया कि विकास मालू से जांच में सहयोग करने को कहा गया है। फिलहाल उनका इलाज गुरुग्राम के एक अस्पताल में चल रहा है। अब तक की जानकारी के अनुसार तेल टैंकर सड़क पर गलत दिशा में चल रहा था और कार इससे टकरा गई। हालांकि दुर्घटना वाले दिन थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार कार पीछे से आई और तेल टैंकर के अगले टायर को टक्कर मार दी, जिससे टैंकर पलट गया। हादसे में टैंकर के चालक और उसके सहायक की मौत हो गई थी, जबकि कार में मौजूद विकास मालू सहित 3 लोग घायल हुए थे। तेल टैंकर के साथ यात्रा कर रहे मुनील यादव की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में कहा गया है कि टैंकर को रामप्रीत चला रहा था और इसमें 2 अन्य लोग थे, कुलदीप और गौतम कुमार। लापरवाही और तेज गति से आ रही कार ने टैंकर के अगले टायर को टक्कर मार दी थी, जिससे वह संतुलन खो बैठा और पलट गया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।